300 यूनिवर्सिटी बताई, 300 में से ये बता दें सरकारी कितनी है। मोदी जी ने अपने नाम पर, ठीक है, मतलब अपने नाम पर नहीं, मतलब अपनी योजना के कौन से विद्यालय खोले गरीबों के लिए, कौन से इंटरमीडिएट कॉलेज खोले। यूपी में ऐसा नहीं है बहुत सारे स्कूलों की बाढ़ आ गई। मैंने यूनिवर्सिटी पूछी थी, इन्होंने नहीं बताई, ठीक है। 140 इन्होंने आंकड़ा में बता दिया, लेकिन 5 नाम नहीं गिना पाए, ठीक। 2019 का बीजेपी का पोस्टर देख लेना, उसमें लिखा हुआ था कि भैया 2014 से पहले, ठीक है, 7 एम्स, ठीक, और 14 के बाद, ठीक है, 19 एम्स, और उसके नीचे लिखा था एम्स और लाइक एम्स, और उसके नीचे लिखा था अनाउंस्ड, ठीक है, सिर्फ घोषणा हुई है। मीडिया ने सरकार के साथ एकदम गंधा मिला रखा है, ठीक है। पहले की सरकारें प्रचार प्रसार पर उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी की सरकारें प्रचार प्रसार पर ध्यान देती है। अब इनसे बेरोजगारी का डेटा पूछोगे, ठीक, स्टार्टअप गिनवाएंगे ये, सरकारी डेटा बतावे रोजगार रोजगार कितना मिला है, किस विभाग में कितना मिला है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के 9 समन पता है, डिक्टेटरशिप पता है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली की सरकार के अधिकारों को लेकर मुकदमा चला था और कोर्ट ने फैसला दिया था कि अधिकार दिल्ली सरकार के हैं। और फिर अगले दिन क्या हुआ था, मोदी जी ने क्या किया, एक अध्यादेश लाए और सारी पावर किसको सौंप दी, ठीक, ठीक है, एलजी को। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। फैक्चुअल डिबेट यही है जहां तथ्यों की बात हो और किसी बात से डिनाई नहीं है, ठीक है। और जहां ऐसी बात होगी वहां भैया हमें मानना पड़ेगा कि हाँ ठीक बोल रहा है, लेकिन भाई जहां लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे वहां नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले इनको मैं बात करूंगा गांव के लेवल पे। मैं गांव के लेवल छोड़ देता हूं, मैं अभी विकास पे आता हूं। सड़कों का निर्माण मैं ऐसे नहीं जोड़ता हूं कि 60 सालों में क्या हुआ और 10 सालों में क्या हुआ। सड़कों के निर्माण 2004 में लगभग भारत में 65,000 किलोमीटर था, जो कि 2014 में आते आते 80,000 किलोमीटर। अभी देखिए 1,45,000 किलोमीटर, यानी कि 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी हैं। हवाई अड्डे डबल हो गए हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखिए, हमारा कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव जाता है, हमारे जयशंकर साहब जाते हैं, तो एक वैल्यूएशन करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहले हमने ईरान में कितना अच्छा पोर्ट बनाया, और भारत के चारों ओर भारत में हमने क्या क्या नहीं किया। इनका एक टॉपिक है, मैंने सुना है कि ये बार बार ये बोलते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क के बारे में इनको इतनी गलत नॉलेज है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, 1999 में आए तो उन्होंने 6 खरब की अनुमति दी। इनको पता नहीं होगा, गूगल करिए, रिकॉर्ड लगाऊंगा। 2001 में जाके उन्होंने स्टार्ट किया और 3 खरब रुपए की मनोनीति कर दी। 6 खरब का प्रोजेक्ट था और 2006 में पूरा होना था और पूरा हुआ 2012 में। गलती कांग्रेस की, 2 साल के प्रोजेक्ट को 18 साल 10 साल से ज्यादा खींचा। एम्स पे आते हैं, भारत में 2004 से पहले नहीं 1999 से पहले 1 एम्स थे। 1999 से लेकर 2004 के बीच टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 3 अगस्त 2003 को नागपुर में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 एम्स की बात की है। उसके बाद आप देखिए 2014 के बाद भारत में कितने ज्यादा एम्स बने हैं। एयरपोर्ट की संख्या भी दुगनी हो गई है। एम्स की संख्या, मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे शिक्षा संस्थाएं चाहिए। एम्स की स्थापना हुई है, 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज खुली है और 4,000 से ज्यादा कॉलेज। ये डेटा भी है, ये जाके देख सकते हैं। महंगाई पे बात होती है ना, और कर्ज पे बात होती है। मैं भी डेटा क्लियर करता हूं। 2004 में भारत पे 17 लाख करोड़ का कर्ज था। 2012 की रिपोर्ट है, भारत पे 51 लाख करोड़ का, यानी कि 200% कर्ज का इंक्रीमेंट हुआ। 2014 में 55 लाख करोड़, अभी 161 लाख करोड़ मेन कर्ज और 44 लाख करोड़ राज्यों का कर्ज है। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो अगर कांग्रेस सरकार होती तो भारत में लगभग 245 लाख करोड़ का कर्ज होना चाहिए। अब आते हैं महंगाई पे, पेट्रोल और डीजल के मूल्यों पे। 2004 में पेट्रोल के मूल्य थे 33 रुपये और डीजल का 22 रुपया, और 2014 आते आते वही पेट्रोल का मूल्य 70 रुपया और डीजल का मूल्य 55 रुपया भाई। और अभी क्या है, 92 रुपये। भैया बोलेंगे ना कि बैरल प्रति रुपया सस्ता हुआ है, लेकिन इनको ये नहीं है कि यूरोपियन देशों ने कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया है, जिसके वजह से भारत, ब्राजील, चाइना और कई यूरोपीय देशों को अपने बॉर्डर टैक्स के वजह से 3 रुपये जो वैट लगता था उसको 23 रुपये में कन्वर्ट करना पड़ा है। इसीलिए हमारे पेट्रोल डीजल का मूल्य ज़्यादा बढ़ा है। और किसी भी टॉपिक पर आपका डेटा क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछिए। क्या जवाब? नहीं, इन्होंने पेट्रोल डीजल पे बता दिया, ठीक है, तो वो नहीं बिल्कुल लगा है। तो वो वैल्यू जो है, वो वैल्यू सिर्फ इंडिया में बढ़ी है या अड़ोसी पड़ोसी देशों में बढ़ी है? तो फिर पड़ोसी देश जो है वो सस्ता कैसे दे रहे हैं? कहाँ चाइना सस्ता दे रहा है? नहीं, चाइना के एक बात बताओ, चाइना में कितने रुपए लीटर है? मैं आपको बता। हाँ, और बगल, चाइना छोड़ो, बगल का देश जो भूखमरा देश है, खराब सा, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान, उसमें कितने रुपए लीटर है? वो इंडियन करेंसी में क्या वैल्यू है उसकी? चाइना की करेंसी की क्या वैल्यू इंडियन में, और बांग्लादेश में क्या वैल्यू है? मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले पाकिस्तान में 300 रुपया है। पाकिस्तान, सुनिए, भारत, ब्राजील और चाइना यूरोपियन देशों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अभी लगभग $100 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट हुआ था। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कार्बन पे बैन लगा दिया और स्टील की कंपनियां सब यूरोपीय देशों को छोड़कर भारत में इन्वेस्ट करने आ रही हैं। तो जब उन्होंने बंद किया है, क्योंकि उनके जो ग्लेशियर पिघलने और बाकी चीज़ों की वजह से, तो जब वो भारत में आएंगी तो सेम चीज़ इंक्रीमेंट होगा। इसीलिए वो बॉर्डर टैक्स लगा रही हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से, ब्राजील से और चाइना से। और इन देशों पे पेट्रोल और डीजल को अगर वैट नहीं लगाएंगे तो कार्बन बॉर्डर टैक्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। टाटा की कंपनी भारत में अपना पूर्ण रूप से आने वाली है, क्योंकि वहाँ स्टील पे जो इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा है ना। भैया आप बताइए, एम्स की स्थापना पहले से डबल नहीं हुई है? हाँ, हुई है। IIT की स्थापना नहीं हुई है? हाँ, हुई है। और मेनली बात मैं कहता हूँ ना, मैं गांव से आता हूँ, मुझे क्या दिखा है गांव में? शौचालय की बात की ना आपने, मैं मानता हूँ कि कहीं ऊपर नीचे घफाला हुआ है। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और लेकिन
राज्यों में कहीं कहीं दिक्कतें हुई है। क्यों दिक्कत हुई है? स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में। मेरा स्थानीय प्रतिनिधि बिहार का शिक्षा मंत्री है। बिहार में 4 लाख अभी जॉब अलॉटमेंट हुआ है ना, आईपीएस ऑफिसर भी रह चुका है। तो मैंने ऐसे प्रतिनिधि को चुना है, मैं ऐसे प्रतिनिधि को नहीं चुनता हूं जो, और बिहार में कांग्रेस कुछ नहीं है। बिहार में कांग्रेस का आप एक बड़ा नेता बनाइए। मैं क्यों वोट दूं कांग्रेस को? क्योंकि कोई बड़ा नेता ही नहीं है, ना विधायक है ना सांसद है, और कब पलटी मार जाए इसके भी गारंटी नहीं है। मेरी पूरी स्पीच में, पूरे भी भाषण में मैंने जितना इतनी देर बोला था, मैंने कहीं भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया पहली बार, ठीक है ना। मैं कांग्रेस का सपोर्टर, मेरा कहना मतलब है वोट किसे देते हो। आपका टॉपिक होता है ना कि जनप्रतिनिधि को देखते हैं, तो बिहार में जनप्रतिनिधि, कोई ठीक है, जनप्रतिनिधि जो भी हो आपका क्षेत्र का, चाहे वो सांसद हो, ठीक है, चाहे वो भाजपा का ही हो, हम उसको वोट देंगे जो वो काम करेगा। एक बात, ठीक। दूसरी बात, मैंने पाकिस्तान का बताया ना, उन्होंने ठीक है एक्सपोर्ट की ड्यूटी बता दी, 300 यूनिवर्सिटी बताई, 300 में से ये बता दें सरकारी कितनी है। मैं इनसे बताऊं 140 सरकारी यूनिवर्सिटी खुली है। एकेटीयू के अंदर में लगभग 16 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ खुली है। और एकेटीयू ऊपर उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी राज्य स्तरीय की है, लेकिन केंद्र उसको संचालित करता है। और ये इसमें सबसे बड़ा योगदान मायावती जी का है। और मैं इस एक बात बता रहा हूँ, 140 यूनिवर्सिटी सरकारी बता रहे हो। हाँ, कोई मैं तो 5 डेटा यूनिवर्सिटी बताओ, हाँ, जो सरकारी हो नाम बताओ। मैं सरकारी नाम बताऊं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश टेक्निकल बता रहा हूं, उसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक ये बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है, उसको प्राइवेट से सरकारी में कन्वर्ट किया जा रहा है। BBDIT एक कॉलेज है जो मोरटा गाजियाबाद के अंदर स्थित है, और लखनऊ है। ठीक है, सुनो एक मिनट सुनो, BBDIT एक कॉलेज है, ठीक है, जो गाजियाबाद में स्थित है, और इसकी यूनिवर्सिटी जो है लखनऊ के अंदर है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और जो कि इस सरकार में रजिस्टर्ड नहीं हुई। अभी ये 140 में से 5 गिनवा दे जो मोदी सरकार में रजिस्टर्ड हुई है, 5 यूनिवर्सिटी। मैं आपको बोध गया यूनिवर्सिटी को अब पूर्णतः रूप से संचालित किया गया है। आप सुनिए, IIT में भी बुला देता हूँ। 2014 से लेके नहीं, 24 के बीच में मैं तो आपको देखिए 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ खुली है ना। मैं डेटा मुंह जवानी तो लेकर नहीं चलूंगा, मुझे पता है उतना बता रहा हूँ। सरकार तीन पूछा, बोध गया, राजगीर और बिहार में ही बता रहा हूँ। जो हमारी तरफ जो खुला है उचका गाँव, जो यूनिवर्सिटी खुली है उसके बारे में। मैं बिहार के गोपालगंज जिले से हूँ। हाँ, राजगीर यूनिवर्सिटी खुली है कब? यूनिवर्सिटी नहीं कर रहा हूँ भाई, राजगीर उचका गाँव विजिटर पैलेस है, श्रीपुर का यूनिवर्सिटी खुला। मेरे ये तो मैं बिहार का बता दिया 3 यूनिवर्सिटी, और बाहर की बात ही छोड़ दी। बिहार में ये रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटियां सरकारी, ठीक है, और ये 2014 के बाद खुली हैं। पता है क्यों खुला था? क्योंकि हमारे सांसद आलोक कुमार सुमन है ना, उन्होंने पहल की थी भैया। और मैं एयरपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ, एक मिनट, एयरपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। मेरे जगह एक गुप्त हवाई अड्डा है जो कि इंडिया मैप में भी नहीं है, सभ्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब अभी जो करंट टॉपिक है उस पर एक बात करता हूँ। ED CBI की गलत की बात हो रही है ना। मैं एक बात मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल पे 9 समन भेजे गए थे, मुझे सुनने में आया, मैं उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास। 9 समन भेजे गए थे, उसके बाद वो नहीं गए। हाईकोर्ट ने भी उसके बारे में कुछ बोला है, आपको नॉलेज तो होगा ही, लेकिन वो नहीं गए। तो हमारी संविधान की अवहेलना कोई नहीं कर सकता, कोई संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। हमारा प्रस्तावना भी कहता है कि संविधान आगे, उसके बाद धर्म, जाति और सब कुछ। तो अगर कोई भी भारत का राष्ट्रीय नेता अगर उल्लंघन करता है तो उसको जेल जाने का सरकार का नियत है कि उसको जेल ले जाए। और भैया बात कर रहे हैं तो बता, और कोई टॉपिक आप पूछिए मैं बता दूंगा आपको। और सबसे बड़ा ED CBI का छोड़िए, कांग्रेस सरकार में ना राष्ट्रपति का ही गलत यूज कर लिया गया था। 14 मुकदमे इलाहाबाद कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी पे किया था, और उन्हें चुनाव में लड़ने से पाबंदी लगाई थी। उन्होंने पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी थी। विपक्ष के सारे नेता, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार मेरी तरफ से आते हैं, उन सबको जेल में ठूस दिया गया था। बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया था। उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप, और उसी को कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, जो एक बार कांग्रेस कर चुकी है। इमरजेंसी के बारे में बोले। अरविंद केजरीवाल के 9 समन पता है, डिक्टेटरशिप पता है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली की सरकार के अधिकारों को लेकर मुकदमा चला था, और कोर्ट ने फैसला दिया था कि अधिकार दिल्ली सरकार के हैं। और फिर अगले दिन क्या हुआ था, मोदी जी ने क्या किया, एक अध्यादेश लाए और सारी पावर किसको सौंप दी? ठीक है, LG को। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है भाई, जो इंदिरा गांधी ने किया वो भी डिक्टेटरशिप थी, ठीक, हम उससे डिनाई नहीं करते, बिल्कुल गलत था। तो ये मोदी जी का ये भी गलत है, ठीक है। मोदी जी ने भी संविधान कुचला है, ठीक, और वैसे कई मौके हैं जब कुचला है, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ें, कई सारे इवेंट हैं। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ ना, 2-3 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया कि हमसे बड़ा भारत में कोई नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है या फिर कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बोर्ड पे इतना ज़्यादा हंगामा हुआ। भैया ने एक बात बोली थी कुछ दिन पहले कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसने बीजेपी को चंदा दिया क्योंकि उस पर ED और CBI का छापा पड़ा। लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस की परसों की रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा गया था सबसे ज़्यादा चंदा उसने दिया है तो ममता बनर्जी को दिया है, दूसरा DMK पार्टी को दिया है, 100 करोड़ कांग्रेस को दिए हैं, और सबसे ज़्यादा वेदांता कंपनी की भी चर्चा हो रही थी, उसने भी दिया है। कांग्रेस
और भाजपा को सभी जो कंपनियां थी उसने चंदा दिया है। और सबसे बड़ी बात, चंदे को सार्वजनिक करने में लोग बहुत बोल रहे थे, इसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है वो इनका होता है, कंपनियों का होता है। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस करना है, और बिजनेस करने में जब वो डेटा शेयर करेंगी तो अगर ओपोजिशन आ गया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये उनके राइट्स का उल्लंघन भी होता है। ये तो हो गया, हम लोग चाहते हैं कि डेटा क्लियर हो, लेकिन ऐसी स्कीम्स 2016 में आई, 2017 में आई, उसकी 2019 में आई, मुझे डेटा क्लियर नहीं है। लेकिन उससे पहले कब इनडायरेक्ट, एक नटवर लाल की बुक है इंडियन थीसिस, मुझे यही है उसका, उसमें लिखा गया है कि जब हम लोग तेल का एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें ये बताया गया कि इंदिरा गांधी की सरकार में सद्दाम हुसैन से डायरेक्ट डेटा, मतलब कि पैसा शेयर एनवेयर होता था और अधिक रूप चंदा के रूप में आता था सरकार में। लेकिन सरकार और नटवर लाल इनके कैबिनेट मंत्री थे कांग्रेस के, उसने डेटा दिया है। और मैं अभी रिसेंट की बात करूँ ना, देश में हिंदू मुस्लिम और बाकी चीज़ें हो रही है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने राम मंदिर का भी फैसला लिया है, उसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी फैसला लिया। एक जगह आप समर्थन करते हैं तो दूसरा जगह आप विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संविधान की तरह चलती है। हमारा प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, अव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी शपथ 2006 विक्रमी को अधिनियमित, अंगीकृत और समर्पित किया जाता है। ये हमारा संविधान सिखाता है और इसमें सबकी गरिमा के बारे में बताया गया है। ये मेरा मुद्दा है भाई। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ, ये ऐसे लोग आने चाहिए डिबेट। फैक्चुअल डिबेट यही है जहाँ तथ्यों की बात हो और किसी बात से डिनाई नहीं है, ठीक है। और जहाँ ऐसी बात होगी वहाँ भैया हमें मानना पड़ेगा कि हाँ ठीक बोल रहा है, लेकिन भाई जहाँ लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे वहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात इन्होंने कहा, भाई मैंने यूनिवर्सिटी पूछी थी, इन्होंने नहीं बताई, ठीक है। 140 इन्होंने आंकड़ा में बता दिया, लेकिन 5 नाम नहीं गिना पाए, ठीक। इसी तरीके से जो ये एम्स की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, निसंदेह सड़कों का निर्माण बढ़ा है, लेकिन उसको मापने का तरीका भी बदला है। पहले की सरकारें जब सड़कों का मेजरमेंट करती थी, चाहे वो 4 लाइन की हो, 6 लाइन की हो, 1 किलोमीटर होता था। लेकिन अभी 6 लाइन की अगर 1 किलोमीटर भी बनेगी तो वो 6 किलोमीटर मानी जाती है। 2018 से मापन का तरीका बदल गया सड़कों का, इसलिए सड़कों की बनने की रफ्तार थोड़ी सी पहले से और ज़्यादा बढ़ गई है। निसंदेह बढ़ाई थी, नितिन गडकरी के मिनिस्ट्री में ये काम तेज़ी से हो रहा है, लेकिन तेज़ी को और तेज़ी से दिखाने के लिए गणना का तरीका भी बदल दिया गया। एक दूसरी बात, ये हॉस्पिटल की बात करें कि 24 एम्स, ठीक है। 2019 का बीजेपी का पोस्टर देख लेना, उसमें लिखा हुआ था कि भैया 2014 से पहले, ठीक है, 7 एम्स, ठीक, और 14 के बाद, ठीक है, 19 एम्स, और उसके नीचे लिखा था एम्स और लाइक एम्स, और उसके नीचे लिखा था अनाउंस्ड, ठीक है। सिर्फ घोषणा हुई है। अभी 24 एम्स के अंदर 24 में से सिर्फ और सिर्फ जो कहे जाते हैं 14 एम्स जो हैं डबल, लगभग 7 के डबल, ठीक है, वर्किंग है, ठीक है। बाकी सिर्फ अभी वर्क चल रहा है। और उसका भी कारण क्या है, केंद्र सरकार ने बजट की घोषणा जो की है, किसी को 30% बजट दिया, किसी को 10% दिया, किसी को 20% दिया है, ठीक है। तो बजट भी पूरी तरीके से नहीं दिया। और जो बाकी के वर्किंग है उनमें भी कई सारी चीज़ें अभी फैसिलिटीज़ की कमी है, जिसमें से नागपुर वाला, ठीक है, गोरखपुर वाला चल रहा है ठीक ठाक कंडीशन में, लेकिन काफ़ी सारे एम्स अभी सिर्फ खुल गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से संचालित नहीं है। तो सच्चाई ज़मीन पर कुछ और है। मीडिया ने सरकार के साथ एकदम गंधा मिला रखा है, ठीक है। पहले की सरकारें प्रचार प्रसार पर उतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी की सरकारें प्रचार प्रसार पर ध्यान देती हैं, ठीक, और उतना ज़्यादा मोबिलाइज कर देती हैं। अब इनसे बेरोजगारी का डेटा पूछोगे, ठीक, स्टार्टअप गिनवाएंगे ये, सरकारी डेटा बताओ रोजगार कितना मिला है, किस विभाग में कितना मिला है। और दूसरी बात, रोजगार के अलावा स्कूल की, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय पिछली सरकारों की योजना से अलग मोदी जी ने अपने नाम पर, ठीक है, मतलब अपने नाम पर नहीं, मतलब अपनी योजना के कौन से विद्यालय खोले गरीबों के लिए, कौन से इंटरमीडिएट कॉलेज खोले। यूपी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कूलों की बाढ़ आ गई। एक क्षेत्र है, एक नॉर्मल सा स्कूल एक इलाका बताऊंगा तो वहाँ 60 प्राइवेट स्कूल मिलेंगे, लेकिन एक इंटर कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भाई गोंडा में रहते होंगे, ग्रामीण का बता सकते हैं, मैं शहरी का बता सकता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ। ये मुझे इंटर कॉलेज बतावें कि कितने खुले, ठीक है। भैया ने कहा कि स्कूल कितने बने हैं, मैं एक नॉर्मल डेटा देता हूँ उनको। मैं जब छोटा था, 8वीं क्लास में सरकारी में पढ़ता था, तो मैंने देखा कि जब मुझे बिहार में अपनी पंखे लगवानी होती थी क्लास में, तो हम लोग पैसा इकट्ठा करके देते थे। मैं आज उस स्कूल में गया था, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया था, मैंने देखा वहाँ LCD लग गई है, वहाँ ग्रीन बोर्ड्स लग गए हैं, वहाँ प्रोजेक्टर लग गया है, वो भी सरकारी स्कूल में जहाँ लोग जाने की सोचते नहीं थे। तो कुछ धीरे धीरे देखिए, चाणक्य ने कहा, हाँ, बिहार के गोपालगंज जिले के लगभग, आप अभी गोंडा बोल रहे थे, गोंडा नहीं, गोपालगंज
गोपालगंज बोल रहा हूँ। बिहार में, गोंडा बिहार में नहीं आता है। मैं हाँ, मैं बिहार का गोपालगंज बोल रहा हूँ। हाँ, और ये तो विकास हुआ। चाणक्य ने कहा जनता को लालची होना चाहिए, लेकिन लालची होना चाहिए, सरकार से मांगते रहना चाहिए, ये तो कम नहीं करना चाहिए। लेकिन जनता अगर संतुष्ट भी ना हो ना, तो ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। देखिए, कहीं कहीं सरकार अच्छी काम करे तो इन भैया को भी बड़ाई करनी चाहिए, और कहीं कहीं अगर खराब करे, मैं कहता हूँ कि सवाल पूछना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन अच्छे कामों का समर्थन भी करना चाहिए। मैं एक दिन भैया का छोटा सा डिबेट मैंने कहीं रील्स में देख लिया था। भैया ने मंदिरों पे बताया था, मैं बोल रहा हूँ ना कि भारत में मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, और भारत की जीडीपी का 3% यानी 3 लाख करोड़ मंदिरों से इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। पटना में मैं रहता हूँ कि जब तबीयत खराब होती है, लालू प्रसाद यादव 19 साल का शासन, वो जाते हैं ना बाहर विदेशों में इलाज कराने, लेकिन पटना का हनुमान मंदिर बिहार में 7 अस्पताल चलाता है, जिसमें से 4 कैंसर अस्पताल है। सुबह शाम लगभग 5,000 लोगों को खाना खिलाता है। मैं आता हूँ पुरी में स्वर्ण भंडार मिला था, इंदिरा गांधी ने अपने सरकार को स्थिरत्व दिया था। फिर आते हैं तिरुपति ने लगभग कितने कॉलेज खोले हैं, कितने ऑर्फेंज खोले हैं, और कई चीज़ों में विकास किया है। 3100 करोड़ का उसने इनकम टैक्स दिया था, लगभग मुझे जितना डेटा पता है। उसके बाद देखिए ना, कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाया गया, 80 करोड़ का टैक्स गया, और उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कहा गया कि आपके भले के लिए काम किया जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया गया? 8 करोड़ चर्च पे, 7 करोड़ मदरसों पे, और 7 करोड़ गुरु। एक बात बताऊँ, मैं धर्म से बहुत लोग विरोध करते हैं। मुझे लगता है ना कि हमारा धर्म जब तक एजुकेशन के साथ चलता था, आज आप किसी गुरुकुल में चले जाइए, वहाँ कहा जाएगा कि संसारिक मोहमाया से दूर हो जाइए। किसी मदरसे में चला जाइएगा तो वहाँ कहा जाएगा कि ये संसार की, वहाँ भी यही कहा जाएगा कि व्यापारिक मोहमाया या फिर उससे दूर रहिए। मैकाले ने सबसे पहले क्या कहा कि भारत लास्ट सवाल करेंगे, लास्ट किस मुद्दे पे अगर मोदी जी आ रहे हैं वापस, तो किस मुद्दे पे वापस लाएं? देखिए, मैं ऐसा नहीं हूं कि 50 साल के डेटा को 10 साल के डेटा से कंपेयर करूं। मैं 2004 और 14 के डेटा को और 2014 और 24 के डेटा को कैलकुलेट करके ये लगता है कि महंगाई की दर भी और बाकी भी चीज़ों की जो पहले 200% इंक्रीज हुए, वो आज 80% और 70% इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि भारत में लगभग 5 सरकारों की डेटा जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने रिलीज की थी कि वो 70% से अधिक महंगाई बढ़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर सड़कें बनी हैं, अगर स्कूल्स बने हैं, एम्स, अगर 2003 में एम्स के बारे में उन्होंने कह दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो कांग्रेस सरकार में जाके बनी थी। तो अगर स्थापना भी किया गया, कुछ भी किया गया, आगे जाके उसका काम होगा। मुझे लगता है कुछ अच्छा काम हुआ है और आगे भी देखना चाहिए इस चीज़ को। किस मुद्दे पर इस पर वोट होना चाहिए बताइए? मुझे तो देश के बेसिक मुद्दे पर ही वोट देना चाहिए, और देश के मूलभूत ढांचे को ध्यान में रख के वोट देना चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो आपके इलाके में काम करा रहा है, ठीक है, उसे वोट दो। और साथ के साथ देश का इंटरनली माहौल भी देखो कि भाई अगर देश में कम्युनलवाद किसी की वजह से बढ़ रहा है तो ऐसी सरकारों को नहीं आना चाहिए। ठीक है, कम्युनलवाद किसी की वजह से भी बढ़ रहा हो, ठीक है, कम्युनलवाद के सख्त खिलाफ हैं जी हम। जो देश की गठजोड़ को, देश की एकता को खंडित करती हो, वो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए।